अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनमदारी। प्रोग्राम सियासत और हकीकत में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हर दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उनके सामने हर दफ़ा नए नए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। अब कौन सा नया चैलेंज उनके सामने आ खड़ा हुआ, इन्होंने इस चैलेंज को कैसे फेस किया, इनका जवाब क्या था? क्या अपोजिशन की सरगर्मियां हमेशा चिंगारी की हद तक रहेंगी या कभी शोला भी बन पाएंगी? वफाक हुकूमत और सिंध हुकूमत की सरजंग की वजह क्या है? इन हालात में हुकूमत का क्या मौकिफ है? पाकिस्तान में मज़ीद सूबों के क़याम में क्या क्या रुकावटें आ रही हैं? गैर कानूनी स्मगलिंग उरूज पर है। गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया है? मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर माशी माहिरीन क्या कहते हैं? बलूचिस्तान की तरक्की के आरे अब कौन से नए मसाइल आ रहे हैं? दूसरी जंग अजीम की तारीखी तैयारी ने दोबारा क्या कारनामा अंजाम दिया है? मकबूजा कश्मीर में फौज की तरफ से ख्वातीन की बेगुरमती, क्या भारत इंतहा पसंद ज़हनियत के नरगे में नहीं? इन तमाम इशूज़ पर हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट वकार हुसैन, जो हमें मज़ीद डिटेल देंगे। जी वकार, जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी बात कर रही थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हर दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उनके सामने हर दफ़ा नए नए चैलेंजेस आके खड़े हो जाते हैं या अपोजिशन की तरफ से उनको नए नए चैलेंजेस दिए जाते हैं। तो अब कौन सा नया चैलेंज उनके सामने आ खड़ा हुआ है? उन्होंने इस चैलेंज को कैसे फेस किया? देखिए, हर गुज़रते दिन के साथ यकीनन हुकूमत चैलेंजेस का सामना कर रही है और अब जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सरगर्मियाँ हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में अपोजिशन की जानिब से हुकूमत जो है कि दबाव का सामना करेगी, क्योंकि अपोजिशन इन हाउस तब्दीली के लिए सफ़बंदी करेगी और जो महंगाई का तूफ़ान है वैसे ही उसने अवाम में PTI को गैर मकबूल बना दिया है। जबकि हुकूमती जो अहदेदारान हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को माइनस किसी भी सूरत नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हकीकत है कि जो हुकूमत की हलीफ जमात है BNP, उनके सरबराह हैं सरदार अख्तर मेंगल, और खुदा न खास्ता अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ देते हैं या राहें जुदा कर लेते हैं हुकूमत की जानिब से, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो देगी। और हुकूमती जो अहदेदारान हैं बस इसी ज़ौम में यही खौफ है उन्हें, यही उन्हें चैलेंज का सामना है कि वो ये वार जो है कि उन्हें कहीं ले ना डूबे। अच्छा, क्या अपोजिशन की सरगर्मियां हमेशा चिंगारी की हद तक रहेंगी या कभी शोला भी बन पाएंगी? देखें, हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ख़ैमों में कभी उम्मीदों के चिराग रोशन होते हैं तो कभी बुझ जाते हैं। और जिस तरीक़े से अपोजिशन कोशिशें कर रही हैं, वो ये समझती हैं कि मौलाना फजल रहमान की बात ले लें, वो ये कहते हैं कि भाई दिसंबर का महीना मौजूदा हुकूमत का आखिरी महीना है और हुकूमत अपनी तबई मुद्दत जो है कि वैसे ही पूरी कर चुकी है। और अब पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, वो तो वैसे ही वज़ीर-ए-आज़म को ललकारे फिरते हैं। और मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो लंदन में बैठक लगाई बैठी है और जिस तरीके से अपने रहनुमाओं को लंदन तलब कर रही है, वो ये गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। कुछ ना कुछ तो पक रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या कह रहा है? देखें, जहाँ तक सियासी मंजरनामे का ताल्लुक़ है तो मेरा ख़्याल है मौलाना फजल रहमान बदस्तूर मुतहरिक हैं और जी दीगर जो मुल्की सियासी जमातें हैं वो भी पेश हैं हुकूमत को गिराने में, और वो ये कहती हैं कि भाई हुकूमत अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी है। और कोई भी अपोजिशन इनको कहते हैं कि कठपुतली, हर जगह से ये आवाज़ें उठ रही हैं, सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, तो वो ये चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द जो है कि हुकूमत से छुटकारा पा लिया जाए। और वो तकदो भी कर रहे हैं। अभी जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये अभी 27 मार्च को बेनज़ीर भुट्टो की 27 दिसंबर को, मादरत के साथ 27 दिसंबर को जिस तरीके से उनकी बरसी आ रही है, उसमें कोई ना कोई बड़ा ऐलान मुतवक्किल है। मेरा ख्याल है हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा बड़ी तहरीक का ऐलान करेंगे। अच्छा, क्या जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हर दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है अपोजिशन की तरफ से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जिस तरीके से अपोजिशन की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जाता है हुकूमत को, तो हुकूमत उसको बड़े मोतबर अंदाज में, बड़े मोहतात अंदाज में और बड़े मुदब्बराना अंदाज में लेती है और वो अपनी हिकमत अमली के तहत अपोजिशन की जो भी तनकीद हैं वो मौसर जवाब देती है। वज़ारत जो वज़ीर हैं माविन ख़ुसूसी इत्तलाआत की फ़िरदौस आशिक़ ऐवान, वो कोई मौका नहीं जाने देती और बड़े तदब्बुर के साथ हुकूमत की हिकमत अमली वाज़े करती हैं, हुकूमत का बयानिया सामने रखती हैं कौम के, और जो अपोजिशन की जानिब से जो भी तनकीद होती है उनका बड़े मौसर अंदाज में जवाब देती हैं। इन हालात में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखें, एक तरफ पार्लियामेंट में जो हुकूमत की रोज़ बरोज़ हुकूमत की और अपोजिशन की लड़ाई होती है, तो बाहर कयास आराइयाँ भी होती हैं।
तो अब हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं एक एक करके बाहर फ़रार हो रहे हैं, तो वो तो आपस में वैसी तफर्रुकात का शिकार हैं, वो हमारे लिए क्यों कर कोई मसाइल का बायस बनेंगे। तो इस चीज़ को खातिर में नहीं लेते। अपोजिशन की कोई सरगर्मी है वो उनको ये ज़्यादा मौसर नहीं लेते गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, वफाक हुकूमत और सिंध हुकूमत की सर्द जंग की वजह क्या है? देखिए, मेरे नज़दीक सर्द जंग की वजह यह है कि वफाक, जैसे कि अभी आप देखें कि असम्बली में बिल पास हुआ है मुल्क में मज़ीद सूबे के क़याम के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी पंजाब में या दीगर सूबों में तो मज़ीद सूबों की ख्वाह है और वो इस चीज़ की हिमायत भी करती आई है बरमला। लेकिन जहाँ जब सिंध का ताल्लुक़ आता है या सिंध में मज़ीद सूबे के क़याम की बात होती है तो वो उसको सिंध की तकसीम की बात करते हैं और बड़े उस पर हुर्ज़ासराई करते हैं। और एक सेनेट की कमेटी, कायमा कमेटी ने इस तनाजुर में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी की है कि मज़ीद सूबे के क़याम के हवाले से। तो वज़ीर आला ने उनको ब्रीफ़ किया कि भाई देखें, जिस तरीक़े से नए सूबे के क़याम के लिए आइन में तशरीह की ज़रूरत है और आइन जिस तरह इजाज़त देता है सूबे क़याम के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि जो सूबाई हुकूमत है उसको 2/3 अक्सरियत हासिल हो, और जब तक उसका मुतालबा नहीं होगा सूबाई असम्बली की जानिब से सूबे के क़याम में जो है कि मज़ीद आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, कोई पेशरफ़ नहीं हो सकती इस सिलसिले में। पाकिस्तान में मज़ीद सूबों के क़याम में क्या क्या रुकावटें आ रही हैं? देखें, जिस तरीक़े से तहरीक इंसाफ को या हुकूमत को नए सूबे के क़याम में जो दुश्वारी पेश आ रही है, उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो कौमी असम्बली में PTI के पास अक्सरियत नहीं है वाज़े मौजूद, जो इसके लिए बहुत नागुज़ीर होती है। और इसी तरीके से सेनेट में भी PTI के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है। सेनेट में तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, और 18वीं तरमीम ने जो सूबों को ख़ुद मुख्तारी दी है और उसकी वजह से ये जो सूबे के क़याम के लिए कानून पास करने का मामला है, बड़ा दुश्वार गुजार हो गया है ना, क्योंकि सूबे के मातहत आ गए हैं सारे मामला। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सूबे बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हो गए हैं। वफाकी सतह पर अगरचे इस चीज़ को कामयाब बनाना है तो उसके लिए हुकूमत के पास वादे अक्सरियत होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से PTI के पास वो अक्सरियत मौजूद नहीं है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में PTI या मौजूदा हुकूमत इसमें कामयाब होगी या नहीं। रुकावट तो यही है सबसे बड़ी कि उनके पास हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद नहीं, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में। जिस तरह PTI की हुकूमत को दिन ब दिन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, क्या वो डर कर 5 साल पूरे करने से पहले छोड़ देंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैंने तो पहले भी आपको इस चीज़ का बताया है कि इमरान खान डरने वाली शख्सियत तो है नहीं। अभी जिस तरीके से मौजूदा वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का एक बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अब उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया। वो कहते हैं वो बच्चे हैं, ज़रा बचकर खेलें और मौजूदा हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। अच्छा, दूसरे जो हुकूमती अहदेदारान हैं या हुकूमती हल्के हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं ना सिर्फ ये वाली टर्म बल्कि जो आइंदा आने वाली टर्म होगी वो भी PTI के लिए मुफीद होगी और आइंदा वज़ीर आज़म भी जो है कि इमरान खान होंगे। तो वक्त ही साबित करेगा कि इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, अवाम क्या चाहते हैं। ये तो अवाम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुशर्रफ केस का क्या बना? देखें, मुशर्रफ केस का अभी तो अदालत ने जो फ़ैसला दे दिया है तो उस पर नज़र षानी के लिए उनके वकला और जो उनकी कानूनी टीम है बाहमी मुशावरत चल रही है और वो नज़र षानी की दरख्वास्त दायर करेंगे सज़ा के ख़िलाफ़। अब देखें कि अदालत का ये तो सवाबदीद अदालत उस पर क्या नज़र षानी करती है, चूँकि मामला तो अदालत में है। क्या तो ये सच है कि परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ा सुनाई गई वो इन्हें सुने बगैर सुनाई गई? देखें, वो तो अब क्लेम तो यही किया जा रहा है मुशर्रफ की तरफ से, और जो उनकी कानूनी टीम है वो ये कहते हैं कि भाई हमें सुने बगैर फ़ैसला एक तरफ़ा सुना दिया गया, और वो उसमें कहते हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए उनके जो कानूनी टीम है। तो अब उन्होंने अब जो ये तो अभी खुसूसी अदालत का फ़ैसला था, अभी अदालत उज़्मा है और जो अदालत आलिया है, ये 2 फॉर्म हैं उनके पास, नज़र षानी के लिए अपील फ़ाइल करेंगे अदालत में। जो खुसूसी अदालत का फ़ैसला उसको चैलेंज किया जाएगा। तो जो सज़ा इन्हें सुनाई गई है, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है या गलत? देखें, ये तो अदालत का इख्तियार है ना, जहाँ अदालत के जो
केस चला उसकी बड़ी बारीक बीनी से अदालत ने मुशाहिदा किया, जो जो एविडेंस अदालत के पास पहुँचे हैं या पहुँचाए गए हैं या जो उनके वकला दलाइल देने में कामयाब नहीं हो सके, कोई ना कोई सुकम तो था जिसकी बुनियाद पर वो केस मेरा ख्याल है हारे हैं। और क्योंकि कुछ लोग अदालत के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। देखें, कुछ कानूनी पहलुओं को अगर जो कानूनदान है वो समझता है कानूनी पेचीदगियों को, मामलात को, लेकिन जो अदालत के फ़ैसले पर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अदालत का मामला, अदालत ने जो फ़ैसला दिया है, अदालत की सवाबदीद थी, उसने बिल्कुल सबूत की बुनियाद पर ये फ़ैसला दिया होगा। ऐसा तो नहीं कि बगैर सबूत के कोई ऐसा फ़ैसला सुना दे मौजूद अदालत। तो अदालत, जो खुसूसी अदालत ने फ़ैसला दिया है मुशर्रफ को सज़ाए मौत का, तो अब ये इनका इख्तियार है मुशर्रफ के कि उसको तो नज़रसानी की दरख्वास्त जाहिर करते हैं। अगर उन्हें ये सजा मतलब एक्सेप्ट नहीं है या उनके सपोर्टर को, तो ये सजा रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं? देखें, सज़ा रोकने का तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, सज़ा रोकना तो किसी के हाथ में नहीं है। अलबत्ता जो खुसूसी अदालत का फ़ैसला है उस फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जा सकती है और वो यकीनन करेगी मुशर्रफ की जो कानूनी टीम है। और उन्होंने ये बात कही भी है कि हम जो है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो कि हम ये समझते हैं कि गैर नाइंसाफ़ी हुई है मुशर्रफ के साथ, उनको सुना नहीं गया और एक तरफ़ा फ़ैसला सुना दिया गया। हम इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है उसको चैलेंज किया जाए। और ये भी मुमकिन है कि अदालत की जानिब से खुसूसी अदालत के फ़ैसले को काले-अदम करार दे दिया जाए, उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। और मेरा ख़्याल है कि सदर पाकिस्तान के पास भी इख्तियार मौजूद है कि कोई अगर कैदी या कोई उनसे अपील करे सज़ा की माफ़ी की, तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि किसी मुल्ज़िम की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। अच्छा, सजाए मौत एक दफ़ा दी जाती है, लेकिन मुशर्रफ केस में 2 से 3 दफ़ा या 5 दफ़ा दी गई है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, खुसूसी अदालत के जजमेंट का जो आई है सामने, उसमें तो ये ऐसा क्यों है? सजाए मौत तो एक दफ़ा देनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा किसी को फांसी दे दी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बचेगा। देखें, मेरा ख्याल है कि अदालत ने जो कानूनी पेचीदगियाँ जो उनको देखी, अदालत ने जो फ़ैसला दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये समझते हैं कि मुशर्रफ ने जो आइन के साथ खिलवाड़ किया है, जो आइन के साथ गद्दारी की है, तो वो ना ये इतनी सज़ा का मुस्तहिक नहीं, इससे ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक हो सकता है। अदालत ने जो फ़ैसला दिया है उसमें ये कहा गया है कि अगर खुदा न खास्ता मुशर्रफ इस दौरान अगर वो फौत भी हो जाते हैं तो उनकी लाश को डी चौक पर लटकाया जाए। तो अदालत ही समझती ये है कि अदालत ने इसीलिए ये फ़ैसला दिया है कि जो आइन के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, जो आइन के साथ खेला है, वो इतनी संगीन सज़ा का मुरतकिब है अदालत के फ़ैसले के मुताबिक। इस फ़ैसले पर मोतरिज़ भी हुए हैं कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें, और अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज भी किया है कि भाई इतनी संगीन जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के कि मुल्ज़िम को लटका दिया जाए और मरने के बाद भी 3 मरतबा लटका दिया जाए। इस फ़ैसले पर बड़ी आवाज़ें भी उठी हैं और अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी हुआ है और ये अदालत के फ़ैसले को तस्लीम भी नहीं करते हैं कुछ लोग। लेकिन मेरा ख़्याल है अदालत का फ़ैसला, अब उनका इस्तेकाक है मुशर्रफ का, और उनके जो कानूनी टीम है वो दायर करेंगे नज़रसानी की दरख्वास्त अदालत उज़्मा में। अच्छा, गैर कानूनी स्मगलिंग उरूज पर है, जिससे मईशत को काफ़ी नुकसान हासिल हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मेरा ख़्याल है वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से सख्त इक़दामात के दावे तो किए जा रहे हैं गैर कानूनी स्मगलिंग के लिए, लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। और स्मगलिंग माफिया जिस तरीके से बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, ये बड़ा एक खौफनाक अमल है और ये मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर गैर मुस्तहकम कर रहे हैं ये लोग, ये जो माफिया है, स्मगलिंग माफिया। और सालाना सतह पर मैं समझता हूँ ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो जो सेक्टर है, इसमें 100 अरब रुपए की जो है कि बरामदाद और दरामदाद होती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 अरब रुपए की कानूनी तरीक़े से तरसीलात या बरामदाद या दरामदाद होती है और 80 जो अरब रुपए हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीक़े से उसकी दरामदाद या बरामदाद होती है। तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे जो हुकाम बाला हैं, जो मुताल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन लोगों को सख्ती से अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और जो स्मगलिंग माफिया है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि इस मुल्क का जो है कि माशी जो एक नुकसान हो रहा है या इक़्तिसादी तौर पर गैर मुस्तहकम हो रहा है हमारा
हमारा मुल्क इसका सद्देबाब किया जा सके। तो ये एक बड़े खिलाफ कानून एक अमल है, इसका तो फ़ौरन से पेशतर इसका जो है कि गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान जो हैं इनकी गिरफ्तारी या इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने कोई सख्त एक्शन लिया है? देखिए, मौजूदा हुकूमत की जानिब से सिर्फ मेरा ख्याल है रस्मी कार्रवाइयाँ अमल में आती हैं और वही समझते हैं कि जो गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस लोग हैं उनकी निशानदेही कर दी जाती है या फिर सिर्फ महज उनको गिरफ़्तार करके बरी ज़िम्मा तसव्वुर किया जाता है अपने आप को। ज़रूरत तो इस अमर की है कि जिस रास्ते से गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती हैं उस रास्ते को बैन किया जाए, उस रास्ते को बंद कर दिया जाए। अगर उस रास्ते पर इस तरह की कार्रवाई होगी तो मेरा ख्याल है स्मगलिंग की रोकथाम में बड़ी मावनत होगी और मुल्क को बहरान से बचाया जा सकता है बहुत सारे। और ये जो माफिया है इनका जो स्मगलिंग माफिया है इनके लिए सज़ाएँ इतनी तजवीज़ की जाएँ कि इनकी रूह कांपे इस तरह के काम करते हुए। ये मुल्क के साथ, मुल्क की इक़्तिसादी और माशी तौर पर जो है ना मुल्क के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोग जो स्मगलिंग माफिया वाले। जी नाज़रीन, वक़ार से हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।